नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी है हेमंत टैक्सी ड्राइवर की। हेमंत लगभग 26-27 साल के थे। उनका जो परिवार था अपने गांव में रहता था और हेमंत टैक्सी चलाने के लिए दिल्ली में रहते थे, किराए का मकान लेकर के। एक ऑफिस में उन्होंने अपनी टैक्सी लगा रखी थी। सैटरडे के अब दोपहर के बाद में उनकी छुट्टी, संडे की छुट्टी, इसीलिए उनकी ये नौकरी बहुत पसंद आ रही थी। पैसा भी अब ठीक ठाक मिलता था। मतलब ले दे करके जो टैक्सी ड्राइवर की नौकरी थी बहुत ही मज़ेदार थी। पैसा भी मस्त था और 1.5 दिन की छुट्टी हफ्ते में मिलती थी। लेकिन बड़ी समस्या थी उनके साथ में। जिस कॉलोनी में रहते थे ना, जहाँ पर वो टैक्सी लगाते थे, घर के अंदर तो जगह ही नहीं थी, गली में लगाते थे और कोई न कोई वारदात उनके टैक्सी के साथ में होती रहती थी। कभी कोई अब उनका जो टायर होता है पंचर करके चला जाता था और कभी कभी गाड़ी में स्केच भी मार देते थे और कभी कभी तो पहिया भी खुला मिलता था। पहिया जो मेन चीज़ होती है गाड़ी की, उसके बगैर गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। बड़ा परेशान रहने लगे। समस्या ये थी कि जो भी उनको घर किराए को मिल रहा था, कहीं पर वही पार्किंग नहीं था और वो बड़ा परेशान रहते थे। ये अब घर बदलें, लेकिन समस्या वही गली में आकर के रुक जाती थी। गाड़ी को क्या करें? एक दो घर बदलते हैं कि चलो इस गली में कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ समस्या खड़ी होती रहती थी। कभी कोई दूसरा गाड़ी वाला था तो भाई तुमने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ा किया, पार्किंग की समस्या हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था बहुत। हेमंत बड़ा तंग आ चुके थे। वो सोच रहे थे कि अगर मेरे पास में पैसा होता ना, मैं खुद का अपना घर बनाता जिसमें खुद का अपना पार्किंग होता। ये रोज़ रोज़ नए नए झमेले कब तक मैं झेलती रहूँगा। लेकिन वो पैसा उनके पास में था नहीं। ले दे के एक पुरानी टैक्सी थी और उसी से अपना काम चला रहे थे। जो भी पैसा कमाते अब अपने लिए खर्चा, गाड़ी का खर्चा रोक करके सारा गांव में अब अपना पैसा भेज देते। उनकी बहन की शादी थी और उसके बाद में उनका नंबर आना था। लेकिन अब पार्किंग का समस्या खड़ी हो चुकी थी। अब वो गाड़ी में इतना पैसा लगाते थे, कभी स्क्रैच कोई मार दिया तो उसको मरम्मत कराना पड़ता था। कि जिस ऑफिस में गाड़ी लगाए थे उनको गाड़ी चमकती हुई चाहिए थी। मतलब ऐसा नहीं कि ख़राब गाड़ी ले जाके ऑफिस में खड़े कर दिए और उसमें ऑफिस वाला सवार होकर के कहीं जाएंगे, ये भी बात नहीं था। सोचने लगे कि कोई ऐसा मुझे घर मिल जाता। अपने ऑफिस में और भी उनके ड्राइवर साथी थे। दोपहर के टाइम में अब खाली समय था, नाश्ता जो खाना वाना खा रहे थे, तो जिक्र छेड़ दिया कि भाई मैं तो बहुत परेशान हो गया। हेमंत अपने साथियों से बात कर रहे थे। साथी कहते हैं कि भाई हुआ क्या है, और तब अपनी समस्या बताते हैं कि देखो भाई, जिस मैं घर में रहता हूँ, जिस गली में रहता हूँ, मोहल्ले में रहता हूँ, आए दिन ऐसी कहानी बनती रहती है। आप लोग की नज़र में ऐसा कोई घर मिल जाए जहाँ पर पार्किंग की समस्या ना हो, अब आंगन सा हो या फिर पार्किंग हो, ऐसा कोई घर हो तो आप हमें बता दो। मेरे लिए तो बड़ा समस्या होता जा रहा है। अब उनमें से एक ड्राइवर जो थे कहने लगे भाई मेरे साथ भी ऐसा ही बहुत समस्या हुआ, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया था, घर खरीद लिया था, तुम भी घर खरीद लो। अब हेमंत थे, गांव के रहने वाले थे, गांव में अपना घर बार था। अब दिल्ली में अब यहाँ पर घर किस लिए चाहिए? अब तो यहाँ पर नौकरी करते थे, अपनी टैक्सी चलाते थे। कहने लगे भाई मुझे घर की आवश्यकता नहीं है, मेरे गांव में तो अच्छा खासा घर है, तो मैं यहाँ पर घर क्या करूँगा? जो भी पैसा कमाता हूँ अपने घर बेचता हूँ, गांव में बेचता हूँ। अभी बहन की शादी करनी है तो मेरे पास तो इतनी पूंजी नहीं है कि मैं घर खरीद सकूँ। एक और नौजवान टैक्सी ड्राइवर था, अब बात सुन रहा था वो भी हेमंत जी की जो दूसरे बोल रहे थे। हाँ, तब वो कहने लगा कि देखो मेरे पास एक घर ऐसा दिखाई दे रहा है। हेमंत जी उसकी तरफ मुड़ते हैं। हाँ भाई हाँ, कहाँ पर है, कहाँ पर है, क्या मुझे दिखा सकोगे? कहने लगेगा हाँ, संडे को आप मेरे घर पर आना, अब फिर मैं आपको लेकर चलूँगा। हाँ, थोड़ा सा आउटर एरिया तो है, लेकिन आपको खुली जगह मिलेगी, आगे पेड़ भी लगा हुआ है, आंगन भी है, जैसा आप ढूंढ रहे हो ना। आपकी गाड़ी मस्त पार्किंग होगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और हेमंत को क्या चाहिए था, पूछने लगे कि ये घर कहाँ पर है, किस कॉलोनी में है। वो लड़का बताता है
कि हमारे जो घर है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक नई कॉलोनी बनी है। नई तो नहीं कह सकते हैं, उस कॉलोनी के बने 7-8 साल हो गए, लेकिन उस कॉलोनी में बहुत कम अभी घर बने हैं, लेकिन धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। वैसा ही एक घर है जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। हेमंत जी अब पार्किंग की समस्या से बड़े परेशान थे। वो संडे के दिन अपने दोस्त के घर पहुँचते हैं। दोस्त उनको ले जा करके वो घर दिखाता है। घर देख करके अब सही था भाई, खुला खुला घर था, आगे में आंगन भी था और दरवाजे के दूसरी साइड में एक बड़ा सा पेड़ भी था। मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होता है ना, ऐसे ही खुली खुली उनको हवा दिखाई दे रही थी, महसूस हो रही थी। खुला एरिया था। कॉलोनी जरूर बन रही थी, लेकिन उसमें इतने सारे घर नहीं बने थे जैसे लड़का ने कहा था ना, वैसे ही था। लेकिन सुविधा सब कुछ था, बगल में रोड था, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं थी, पानी भी थी, बिजली भी थी, तो और क्या चाहिए। अब उनको तो रात काटना है, दिन में तो अपने ऑफिस में रहते हैं। हाँ, शनिवार को जल्दी जरूर घर पर आ जाते हैं और संडे को अपने घर पर ही रहते हैं। घर पसंद आ जाता है, मकान मालिक के पास जाते हैं। मकान मालिक घर खोल के दिखाता है। उस घर में 3 कमरा थे बड़े बड़े, एक रसोई भी थी, बाथरूम भी बना हुआ था और पानी का जुगाड़ भी था, समरसिबल भी लगा हुआ था और साथ में और भी एक पानी थी जो सप्लाई वाली आती थी, वो भी थी, टंकी भी लगा हुआ। मतलब जो कुछ था सब कुछ सही था। लेकिन जब कमरा खोल के मकान मालिक दिखाता है ना, तो उसमें सामान भरा हुआ था। उसमें पलंग भी लगा हुआ था एक कमरे में, और भी कुछ फर्नीचर वगैरह और रखा हुआ था। 3 कमरे में तो नहीं, लेकिन 2 कमरे में जरूर सामान था। छिटपुट सामान पड़ा हुआ था, कोई कुर्सी टेबल अगड़म बगड़म ऐसे ही कुछ। तो पूछने लगे हेमंत जी कि ये आपका सामान है। मकान मालिक बोला कि नहीं भाई, मेरा तो नहीं है, मेरे एक किराएदार का है, जो ये सामान छोड़ करके भाग गया। मेरे 5-6 महीने के पैसे भी अब उसने नहीं दिया। रात ही रात वो कब निकल गया अब कुछ पता भी नहीं चला, बस ले दे करके यही सामान बचा हुआ है। हेमंत जी उसकी बात पर हंस पड़े और कहने लगे आप डरिए मत, मैं तो आपको एडवांस भी दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मकान मालिक कहने लगा कि देखो, ये सामान रखने के लिए मेरे घर में तो जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ रखा हूँ। अब आपको कोई सामान लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी को आप इस्तेमाल करो, आपके काम में आ जाएगा। हेमंत जी को लगा कि ठीक ही है, बात तो सही है, इन सामानों को मैं भी इस्तेमाल कर लूँगा। पलंग है, मैं अपना बिस्तर बिछा लूँगा। और तीसरे कमरे में लकड़ी की अलमारी दीवार में फिटेड थी, मतलब जैसे दीवार में बनाई जाती है ना, वैसे ही पल्ले वल्ले लगे थे और उसमें कुछ लाल निशान वगैरह बने हुए थे। जब ये पूछते हैं कि भाई इसमें क्या है, मकान मालिक बोलता है कि भाई इसकी ये जो चाबी बंद है ना, मेरे पास में है ही नहीं, लेकिन क्या हो सकता है, वही अकड़म बगड़म सामान पड़ा होगा उसी किराएदार का। मैंने खोलने की 1-2 बार कोशिश किया, लेकिन चाबी मिल नहीं पाई। अब मैं तोड़ नहीं सका, क्योंकि चलो कोई चाबी वाला आ जाएगा तो मैं बनवा लूँगा, फिर खोल कर देख लेंगे। अगर इसमें कोई कीमती सामान तो होगा नहीं। जब वो किरदार 6 महीने का किराया रोक करके भाग सकता है, तो कोई कीमती सामान यहाँ छोड़ के थोड़ी जाएगा। हेमंत जी उस दरवाजे को देखे जो अलमारी के पल्ले थे, उसमें लाल लाल जैसे पूजा पाठ का निशान बनाया जाता है, लेकिन ये निशान कुछ अलग किस्म के था। हेमंत जी कहने लगे कि भाई कई तरह का लोग रहते हैं, कई प्रदेश के अलग अलग पूजा का विधान होता है, कोई होगा अलग प्रदेश का, उसका पूजा का विधान अलग होगा, हमें क्या करना है। मुझे तो वास्तव में एक कमरा चाहिए था और एक कमरा साफ सुथरा मिल चुका है और मुझे और जरूरत ही नहीं है। लेकिन मकान मालिक ये कमरा नहीं, पूरा घर ही हेमंत जी को सस्ते दाम में दे दिया था, सस्ता किराया था। हेमंत जी भी खुश हो गए और उनको क्या चाहिए। अब इसके बाद मंडे से संडे को तो उस घर में नहीं आए, मंडे को छुट्टी करके जो भी अपना सामान है वो शिफ्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद उनको लगा कि हाँ, अब मेरी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, यहाँ पर ना तो बच्चे स्क्रैच मारेंगे, ना तो कोई हमारी गाड़ी के साथ में कोई शरारत करेगा और ना हमारे गाड़ी के पहिए खुलेंगे। अब सुरक्षित है। अब एक बार गाड़ी को चमका दूंगा, अब फिर ये चलती रहेगी। अब हेमंत जी अपना जो भी प्रोग्राम था मंडे से जो ट्यूसडे का था, अपने काम में लग गए। रात को आते थे,
7 बजे, कभी 8 बजे, कभी कभी 10 भी बज जाता था। ज़्यादातर खाना वो होटल से लेके आते थे, लेकिन खाना बनाने के पास उनके पास में सारा सामान था। सब कुछ जानते थे, नॉन वेज भी बनाते थे, वेज भी बनाते थे, और कभी कभी संडे के टाइम में ड्रिंक भी करते थे। अब उनका रोज़मर्रा का काम अब एक तरह से चलने लगा था, अपने ऑफिस जाने लगे। रात को 9 बजे 10 बजे जब आते थे तो खा पी के आते थे। अब सीधा अपने उसी बिस्तर पर, जो पलंग था, जो किराएदार ने छोड़कर भाग गया था, उस पर आकर के सो जाते थे। खराटे भरते थे, दिन भर का थके हुए। और उसी रात की बात है जब वो थोड़ा लेट आए थे, लगभग 10:30 पौने 11 के आसपास में। जल्दी जल्दी में गाड़ी पार्क करते हैं, मेन गेट बंद करते हैं और फिर अपने बिस्तर में जा समाते हैं। थके हुए थे और नींद भी आ जाती है। ना जाने कितनी देर तक वो सोते रहे। दरवाजे पर खटखट होने लगी, जैसे मेन गेट का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा हो। नींद खुल जाती है। समय देखते हैं तो 12 बज चुका है। कौन हो सकता है भाई? मकान मालिक? ना 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 ना, वो रात में क्यों आएगा भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता है। और कौन हो सकता है? क्या वो मेरा वो दोस्त? तो वो भाई क्यों आएगा इतनी रात को? वो तो मुझसे मिला भी है जाते टाइम। तो कौन हो सकता है? जाते नहीं हैं, बस उस आवाज़ को सुनते हैं जो 2-4 बार खटखट होकर के शांत हो जाता है। उनको लगा कि कोई रास्ता तो नहीं भटक गया, कोई पता पूछना चाहता हो। कई बार ऐसा इनके साथ भी हुआ था। हेमंत जी जब अपना टैक्सी लेके जाते थे, कभी रास्ता भटक जाते थे, जब कोई नहीं दिखता था तो घर के दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था, जगाना पड़ता था, पूछना पड़ता था। उनको लगा कि कहीं ऐसा कोई मुसाफिर तो नहीं है, लेकिन अपने बिस्तर पर बैठे रहे। अब दोबारा आवाज़ आने की प्रतीक्षा करने लगे कि अब की बार आवाज़ आएगा ना, तब मैं जाऊंगा। कुछ ही देर के बाद में फिर खटखट शुरू हो गई। अब हेमंत जी उठते अपने बिस्तर से और आंख मलते हुए जाते हैं दरवाजे पर, लाइट वाइट जला करके दरवाज़ा खोलते हैं मेन गेट का। सामने ही पेड़ था, ना जाने किस चीज़ का पेड़ था। और दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत 60-70 साल की खड़ी हुई है। बूढ़ी लग रही है। जब उस बूढ़ी औरत को देखते हैं तो हेमंत जी कहते हैं, अम्मा क्या जरूरत है? आप कौन हैं? बताइए आप। बूढ़ी औरत पहले देखती है हेमंत को नीचे से ऊपर तक, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। हेमंत को लगा ये बूढ़ी औरत इस घर में हमारे पास में क्यों आई भाई? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई है? पूछते हैं कि माता क्या चाहिए आपको, रास्ता भटक गई है क्या? तब वो बूढ़ी औरत थोड़ा अलग ही, जैसे भारी आवाज़ होता है ना। अब औरतों की आवाज़ तो थोड़ा पतली होती है, लेकिन पतली आवाज़ नहीं थी, थोड़ा भारी आवाज़ थी। कहती है मेरी बेटी इस घर में है, मेरी बेटी इस घर में है, मेरी बेटी को इस घर से बाहर निकाल दो। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। कब तक इस मेरी बेटी को घर के अंदर बंद करके रखोगे? जब ये बात हेमंत सुनते हैं तब उनको लगने लगा कि ये बूढ़ी कहीं दिमाग से खिसकी तो नहीं है, पागल तो नहीं है। अरे भाई, इस घर में कोई बेटी कोई लड़की तो है ही नहीं, ये तो मैं घर किराए पर लिया हूँ। समझाते हैं उसको, बूढ़ी अम्मा को, कि माँ इस घर में तो मैं किराए पर लिया हूँ, कुछ दिन पहले मैं आया हूँ। इसमें कोई आपकी बेटी लड़की नाम के तो कोई चीज़ है नहीं, पूरा घर तो खाली पड़ा है। लेकिन बूढ़ी कह रही थी नहीं, इसी घर में मेरी बेटी है, तुम मेरी बेटी को बाहर निकाल दो। बार बार बहस करने लगी। हेमंत समझाने लगे कि देखिए आधी रात हो चुकी है, आप अपने घर लौट जाइए। जो भी बात करना हो ना, आप सुबह में आ जाइएगा, मैं सुबह में आपकी बात सुनूंगा। मुझे ड्यूटी जाना है, मुझे आराम भी करना है, आप चले जाइए। दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। मन ही मन सोचते हैं कि ये दिमाग से पैदल है, आज शायद इसके साथ में कुछ हादसा हो गया हो। यहाँ इसकी बेटी क्या करेगी भाई? अपना जाते हैं, आप बिस्तर पर सो जाते हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत जाती नहीं है। कई बार दरवाजे पर दस्तक देती है, चिल्लाती है कि मेरी बेटी को अब आने दो, कब तक घर में बंद करके रखोगे, मेरी बेटी को छोड़ दो। ऐसा कई बार सुनते हैं, लेकिन थके हुए थे, नींद आ जाती है। इसके बाद जब आँख खुलती है तो सुबह हो जाता है। उनको लगा कि वो बूढ़ी अम्मा जो है रात में आई थी, शायद सुबह में भी आए, कोई परेशानी होगी या बेटी उनकी कहीं भाग गई होगी।
उनको लगा होगा कि इसी घर में उनकी बेटी आके रहती होगी। कई तरह का बात उनके मन में चलता है। लेकिन जब बाहर आके देखते हैं तो कोई भी नहीं था। सुबह के टाइम में अगर आना होता तो बूढ़ी अम्मा आ जाती। अब वो अब सब कुछ भूल जाते हैं, अपने काम में ध्यान देते हैं। नहाते धोने के बाद में अपना टैक्सी निकालते हैं और चल पड़ते हैं अपने काम पर, रोजाना की तरह। फिर रात को आते हैं, खाना वाना सब होटल में खा के आते थे। और फिर वैसे ही रात का जैसे ही 12 बजता है, दरवाजे पर खटखट खटखट शुरू हो जाता है। उनको लगा कि ये बूढ़ी हमें क्यों परेशान कर रही है। जाके देखते हैं तो वाकई में बूढ़ी औरत खड़ी खड़ी थी। देखते ही बोलती है कि बेटा, मेरी बेटी को बाहर निकाल दो। कब तक घर के अंदर में कैद करके रखोगे? मुझे अपनी बेटी की ज़रूरत है। आप मेरी बात को सुनो, मेरी बेटी को निकाल दो। आप जो हेमंत थे ना, वो बिल्कुल समझ चुके थे कि इसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। समझाने लगे, अम्मा अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो चलो मैं पूरा घर आपको दिखा देता हूँ। आप खुद ही चल कर के पूरा घर का आप चेक कर लो। यहाँ आपकी बेटी उटी नहीं है। मैं इस घर में इतने दिन से रह रहा हूँ और मुझे तो आपकी बेटी कहीं नज़र नहीं आई। आप चले जाइए, सुबह में आप आके बात कीजिएगा, मुझे अब सुने दीजिए। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा जाने को तैयार नहीं थी। बार बार अब एक तरह से आवाज़, भारी आवाज़ थी उसकी। वो कह रही थी कि मेरी बेटी अंदर ही है, मुझे सब मालूम है। मेरी बेटी मुझे आवाज़ दे रही है, मैं उसकी आवाज़ सुन रही हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। अब एक तरह से मन थे ना, परेशान हो चुके थे। अम्मा को कहने लगे कि अम्मा चलो आप घर के अंदर, पूरा घर को मैं तलाशी दिलवा देता हूँ। अगर आपकी बेटी कहीं पर भी होगी तो आप ले जाना आराम से। लेकिन अम्मा घर के अंदर नहीं आती, चौखट के दूसरी साइड में खड़ी रहती है। बार बार हेमंत कहते हैं कि आप अंदर आओ ना, यहाँ बोलने से नहीं होगा, आप चल कर पूरा घर की तलाशी ले लो। अगर आपकी बेटी मिल जाती है तो बड़ा खुशी की बात है। लेकिन बूढ़ी अम्मा का कदम घर के चौखट के दूसरी तरफ में नहीं आया, बस वहीं पर बाहर ही डटी रही। बार बार हेमंत को यही कह रही थी, ना मेरी बेटी यहीं पर है, मेरी बेटी को निकाल दो। अब हेमंत थक चुके थे, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि अम्मा आप जाओ, सुबह आके मेरे से बात करना। मैं अब आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मुझे सोना भी है, ऑफिस भी जाना है। इसके बाद अपने बिस्तर पर आ जाते हैं। लेकिन वो जो खटखट थी बहुत देर तक चलती रही और वो चिल्ला के आवाज़ भी देती रही कि मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दो, मेरी बेटी मुझे बुला रही है। अब समझ गए कि अब उसका दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा, ऐसे ही है। लेकिन ये 3-4 दिन तक ऐसा होने लगा तो बड़ा परेशान हो गए। मकान मालिक के घर पहुंचते हैं, ऑफिस जाने के टाइम में वो जाते हैं जहाँ पर मकान मालिक रहता था, वहाँ से दूरी में, लेकिन ऑफिस के रास्ते में पड़ता था। उसके घर पर जाकर के टैक्सी रोकते हैं, मकान मालिक से मिलते हैं, हाल चाल पूछता है मकान मालिक कि ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो बोलते नहीं, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक ही ठाक है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा वाला कहानी बताते हैं कि 3-4 दिन से मुझे परेशान कर रही है। रात को आती है, दरवाज़ा खटखटाती है, मुझे सोने में नहीं देती है। कहती है कि मेरी बेटी इसी घरों में कहीं पर बंद है, मेरी बेटी को बाहर निकाल दो, मेरी बेटी को बाहर निकाल दो। बताइए ना, मैं उससे बहुत तंग आ चुका हूँ। हाँ, मैं उसको बोलता हूँ कि तुम अंदर आकर के पूरा घर की तलाशी ले सकती हो, तो वो अंदर भी नहीं आती। तब मैं ज़बरदस्ती उसको बंद करता हूँ दरवाज़ा कि आप जाओ, जो भी बात करना सुबह में आके करना। आपकी नज़र में ये सब क्या है? मकान मालिक कहने लगा, भाई होगा कोई पागल, अब वैसे ही उसको दिमाग में आ गया, तुम्हारे घर पर पहुंच जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम दरवाज़ा मत खुला करो, उसकी बात का इग्नोर कर दिया करो, बस जैसे तुमने उसको आवाज़ सुनी ही नहीं है। मालिक जब बोल देता है तो हमें मन में सोच लेते हैं कि ठीक है, ऐसा ही कर लेंगे। लेकिन वो आवाज़ लगातार 15 दिन तक आती रही। खटखट खटखट चिल्लाती भी थी, मेरी बेटी अंदर है, मेरी बेटी को बाहर निकाल दो। लेकिन मकान मालिक बोल दिया था कि कोई पागल औरत होगी, उसको लगता होगा कि ये उसका बेटी का घर है, इसलिए आती होगी। और तुम अब उसकी बात को इग्नोर कर दिया करो, दरवाज़ा मत खुला करो। टाइम ख़राब है, ज़माना ख़राब है, हर किसी के दरवाज़ा खोलना ठीक ठाक नहीं है। आज जिस तरह से तुम बता रहे हो वो विक्षिप्त है दिमाग का, तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे तो वो भी एक तरह से खतरे से भरा हुआ है।
ऐसा गलती मत करना, दरवाज़ा मत खोलना रात को। अब हेमंत जो थे, आवाज़ तो सुनते थे रोज़, उसके चिल्लाने की भी आवाज़ सुनते थे, लेकिन इग्नोर कर देते थे। वो जाके दरवाज़ा नहीं खोलते थे, अपने बिस्तर पर पड़े रहते थे। आखिरकार वो थक करके चली जाती थी। 15 दिन ऐसा ही उनके साथ में हुआ। अब वो संडे की दिन था, शनिवार छुट्टी अपने आधी दिन का हुआ था, लेकिन उस रात भी ऐसे ही उनको आवाज़ आई थी, लेकिन फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खोले थे। फिर संडे आ चुकी थी और संडे में उनके कुछ दोस्त आने वाले थे। अब वही सब दोस्त जो उनके ऑफिस में काम करते थे, ड्राइवर थे, सबकी छुट्टी होती थी। जिसने घर दिलवाया था उसने बोला था कि भाई तुम्हारा मैं घर दिलवा दिया हूँ, पार्टी तो बनती है। तो उन्होंने बोला था इमरजेंसी कि संडे का आ जाना, शाम के टाइम में मैं पूरी तैयारी कर लूँगा। संडे आ जाती है और फिर शाम हो जाती है। हेमंत अपना पीने खाने का जो पूरी तैयारी कर लेते हैं कि चलो हमारा दोस्त आएंगे। अब इसके बाद में शाम जैसे ही ढलती है, 7-8 बजता है, उनके दोस्त आना शुरू हो जाते हैं। गिनती के 5 दोस्त थे और हेमंत लेकर के 6 आदमी थे। अब वो लोग पीना खाना शुरू करते हैं उसी घर में, और खाते पीते पीते रात का 11 बज जाता है। कुछ दोस्त कहते हैं आपस में कि भाई अब रात ज़्यादा हो गई, अब हम लोग चलते हैं। लेकिन हेमंत कहते हैं कि अरे भाई, आप रात तो अपनी है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर रुको रुको, सुबह में आप चले जाना, कौन सा घर आप लोग का दूर है, एंजॉय करते हैं, और अभी तो रात जवान हुई है। हेमंत सुरूर में थे और भी लड़के जो थे सुरूर में थे। सब के सब रुक जाते हैं कि चलो आज रात यहीं बिताएंगे, बातचीत करते हैं। अब एक कह रहा था भाई ऑफिस भी जाना है, और तब हेमंत कहते हैं अरे देखी जाएगी ऑफिस की, जा करके अब कौन सा हमें पहाड़ तोड़ना है, गाड़ी तो चलाना है, वो तो हम ऐसे भी चला लेंगे। बहकी बातें पीने के बाद में चलती रहती है। लेकिन जैसे ही 12 बजता है ना, दरवाजे पर वही आवाज़ सुनाई देती है, खट 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 खट, चिल्लाने की आवाज़, मेरी बेटी को बाहर निकाल दो। अब ये बात अपने दोस्तों से नहीं बताए थे, मकान मालिक से तो ज़रूर बता दिए थे। दोस्त पूछते हैं कि भाई कौन है तुम्हारे दरवाजे पर, कौन खटखटा रहा है। तब हेमंत पूरी कहानी बताते हैं, अरे छोड़ो उसको, तुम उसको बात को इग्नोर करो। लेकिन उनमें से एक दोस्त जो दोस्त था उसको ज़्यादा चढ़ गई थी। कहने लगे भाई कुछ न कुछ तो बात तो होगी, वो जो बूढ़ी औरत है तुम्हारे दरवाजे पर रोज रोज आ रही है, और वो भी आधी रात को, तो बात कुछ गंभीर होगी। वो चला जाता है, उसके पीछे पीछे बाकी सारे लोग आ जाते हैं, दरवाज़ा खोल देता है। बूढ़ी अम्मा अब नज़र नहीं आ रही है। कहाँ है बूढ़ी अम्मा, कहाँ है बूढ़ी अम्मा। और जब हेमंत आते हैं तो हेमंत को दिखाई देती है और किसी को नहीं। सब इधर उधर देखने लगते हैं, कहाँ है बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा कहाँ है। और तब हेमंत को लगता है कि शायद इनको ज़्यादा दारू चढ़ गई है, नशा ज़्यादा हो गया। हेमंत कहते हैं कि देखो सामने तो खड़ी है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बाकी किसी दोस्तों को वो नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ हेमंत को नज़र आ रही थी। अब इसके बाद हेमंत समझ लेते हैं कि सब नशे में ठुल हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, चलो भाई यहाँ से चलो। लेकिन वहाँ जब जाते हैं उस अपने घर में जहाँ पर खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था, अब वो सब पार्टी ख़त्म हो गई थी, अब लोग आराम करने लगे। लेकिन वो दस्तक थी ना, बार बार सभी को सुनाई दे रही थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा सिर्फ हेमंत को छोड़ कर के और किसी को नज़र नहीं आती थी। सुबह होने के बाद में वही बात का जिक्र होने लगता है कि आखिर ये कौन हो सकती है भाई। अब हेमंत कहते हैं कि छोड़ो ना, अरे कोई पागल बूढ़ी औरत है, उसको लगता है कि इस घर में कोई ना कोई तो है, उसकी बेटी रहती है। अब बताओ, अब कोई बेटी यहाँ पर रहेगी, उसको हम लोग रखेंगे, ज़बरदस्ती रखेंगे? ऐसा हो सकता है? मैंने तो उसको बोला था कि पूरा घर की तलाशी ले लो। अब मैंने मकान मालिक को बता दिया, मकान मालिक भी बोलता है कि तुम उसकी बात को इग्नोर किया करो और दरवाज़ा मत खुला करो। सब दोस्त मान जाते हैं, चलो होगी कोई पागल औरत, और हमें क्या करना है। इसके बाद दोस्त अपने अपने सुबह के टाइम में घर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको नहाना धोना और तैयार भी होना है। और इधर जो थे अपना हेमंत जी, वो भी अपना तैयार होने लगते हैं। लेकिन जब 15 दिन से ऊपर हो जाता है, इस बात को सोच में पड़ जाते हैं कि माजरा क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा।
कोई ना कोई बात तो होगी। ये जो औरत है देखने में पागल तो नहीं लगती। अब वो सीधा उंगली का इशारा करती है कि इसी घर में है। कहानी क्या है, सोच विचार में लग जाते हैं, लेकिन कुछ हल तक नहीं पहुंच पाते कि आखिर माजरा क्या हो सकता है। मकान मालिक की कही हुई बात आ रहती है कि तुम उस बात को इग्नोर किया करो, इस बात में कोई दम नहीं है, वो कोई पागल औरत है। अगर तुम दरवाज़ा खोलोगे तो तुम पर हमला भी कर देगी और फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हेमंत उस रात तो मतलब उस दिन में तो अपने काम पर चले गए। आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। 7-8 बजे तक अपने कमरे पर आ चुके थे। कुछ खाने पीने का सामान भी लेते आए थे। उनका दिमाग कल हैंगओवर ज़्यादा चढ़ गया था, तो सर भारी भारी सा था। उन्होंने कहा कि 1-2 पैक पी करके और अपना हैंगओवर आज पूरे दिन का दूर कर लूँगा। अब वही 9 बजे के आसपास में कुछ खाना लेके आए थे, खाना खा रहे हैं और 1 आध पैक अब पी रहे हैं। 9 बजे के आसपास इतना ही टाइम हुआ था। तभी बगल के कमरे से कुछ ठक ठक की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ तो पहले गेट से आती थी, लेकिन गेट पर आवाज़ नहीं आई। गेट पर आवाज़ आती थी रात को 12 बजे। ये 9 बजे आवाज़ बगल वाले कमरे में, जिसमें एक अलमारी था जो दीवार में फिटेड था, देख चुके थे। और उसके अलावा उस घर में कुछ भी नहीं था। मकान मालिक का कहना था कि इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। वो मकान मालिक साथ, जो किराएदार था, वो साथ में लेता चला गया। अब इसका दो ही अब खोलने का तरीका है, या तो तोड़ दिया जाए लॉक को, या फिर चाबी बनवाया जाए। हमें ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम चाबी बनवा करके अब इसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हेमंत को भी ज़रूरत नहीं थी। अब तो इतना बड़ा घर था, अब उनके पास कोई विशेष सामान नहीं था, तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब अंदर से खटखट की आवाज़ आने लगती है ना, कान खड़े हो जाते हैं। गौर करते हैं कि आवाज़ कहीं बाहर से तो नहीं आ रही, दरवाजे से तो नहीं आई, कहीं वो बूढ़ी औरत तो नहीं आ गई। लेकिन बाहर के मेन गेट से नहीं आ रही थी, बगल के कमरे से, और वो भी अंदर से आ रही थी। उठ जाते हैं, सुरूर चढ़ी हुई थी। 2-3 पैक पीने के बाद में दरवाज़ा खोलते हैं, और तब जो खटखट की आवाज़ सुनाई दे रही थी वो बंद हो जाती है। लाइट जलाते हैं, पूरा कमरा में देखते हैं कि कोई है क्या इसमें, कोई चोर उचक्का तो नहीं आ करके इस घर में घुस गया। लेकिन कोई भी नहीं था। जो खटखट की आवाज़ थी उस टाइम बंद हो जाती है। अब निगाहें हर तरफ देखते हैं, दीवारें पर जा करके उनके निगाहें अलमारी पर रुक जाती है। अलमारी में भी जो पहले देख चुके थे, जैसे पूजा पाठ का निशान बना हुआ था लाल रंग से, जैसे पूजा पाठ लोग क्या करते हैं अलग अलग विधि विधान से। अब ये विधि विधान कुछ अलग ही था। उनको लगा कि जो भी किराएदार रहता था वो कोई अलग प्रदेश का होगा। हमारे यहाँ तो बस कुछ अलग लिखते हैं, लेकिन उसकी लिखावट कुछ अलग थी। वो समझ में नहीं पा रहे थे, लेकिन ये जान रहे थे कि पूजा का कई विधान होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई नज़र नहीं आता ना, तो फिर कमरे का लाइट जैसे ही बंद करते हैं, उसी अलमारी के अंदर से ठक 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 आवाज़ आती है। दोबारा लाइट जला देते हैं। जैसे लाइट जलाते हैं आवाज़ बंद हो जाती है। अब एक तरह से ड्रिंक तो किए हुए थे, लेकिन जब वो आवाज़ सुनाई देती है ना, उनका नशा उतर जाता है। भूत प्रेत को मानते थे, भूत प्रेत के बारे में समझते भी थे, और ये भी जानते थे कि ये कई तरह की शक्तियाँ होती है, कोई बुरी भी होती है, कोई अच्छी भी होती है। एक बार तो उनको पूरे शरीर में पसीना आ जाता है कि क्या इस अलमारी के अंदर में कोई भूत प्रेत है क्या। अब रात हो चुकी है, घर सुनसान है, अकेले इंसान हैं, तो डरना तो वाजिब था। पसीना तो निकल जाता है। लाइट ऑन करते हैं, फिर वो बंद हो जाता है। जैसे लाइट बंद करते ही वो ठक ठक बंद हो जाता है। डरते डरते फिर लाइट को ऑफ करते हैं, और जैसे ही ऑफ करते हैं ना, वो आवाज़ फिर ठक ठक के सुनाई देता है। दहल जाते हैं, लेकिन अब अलमारी के अंदर में कौन है अभी तक कुछ समझ नहीं पाए थे। लाइट ऑन करते हैं, और ड्रिंक तो किए हुए थे, नशा तो अब एक तरह से उतर चुका था, लेकिन अभी हौसला बढ़ा लेते हैं। आवाज़ देते हैं, कौन है अलमारी के अंदर में, कौन है अलमारी के अंदर में। अगर कोई है तो मुझे नाम बताओ, कौन हो तुम।
कई बार ऐसा ही आवाज़ देते हैं, लेकिन जब लाइट जली होती थी ना, तो कोई भी प्रतिक्रिया होती नहीं थी। लाइट एक बार फिर बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद कर देते हैं ना, अंदर सिसकने की, जैसे कोई लड़की रो रही हो, कोई औरत रो रही हो, ऐसी आवाज़ उनको सुनाई देती है। रोने की आवाज़, रोने की जैसी आवाज़ सुनाई देती है ना, लाइट ऑन नहीं करते, कहते हैं आप कौन हैं, आपके अलमारी के अंदर में बंद है। अब एक तरह से जो कड़ी था ना, वो मिलाने लगे। ये बूढ़ी औरत आती थी दरवाजे पर, कड़ी से कड़ी वो जोड़ने लगे उसी टाइम में। फिर लाइट ऑन कर देते हैं, आवाज़ देते हैं, क्या आप इस अलमारी के अंदर बंद हैं? कौन हैं आप? इस अलमारी में आप कैसे बंद हो गई हैं? आप कौन हैं? इंसान हैं या कोई प्रेत आत्मा है? लेकिन अब कोई आवाज़, अब सिसकी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। पसीने पसीने तो हो चुके थे, कई बार इनका दिल तेजी से धड़का था, इतनी डर भी लगा था उनको। अब अकेले इंसान थे, हिम्मत पस्त हो गई थी कि नहीं भाई, इस अलमारी की तो चाबी मेरे पास में है नहीं और मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। ना ना, जो भी होगा हम कल देखेंगे। जैसे ही लाइट बंद करके आप उस कमरे से बाहर निकलना चाहते हैं, तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई लड़की हो, सुनिए सुनिए जाइएगा नहीं, सुनिए सुनिए जाइएगा नहीं। हेमंत जहाँ खड़ा खड़ा रहते हैं ना, वहीं पर खड़े रह जाते हैं। आवाज़ मधुर सुनाई देती है, आवाज़ जैसे कोई कमसीन लड़की की हो, टीनेजर लड़की हो, या 20-25 साल का, ऐसी आवाज़ अब एक तरह से उनको दिमाग में गूंजता है। डरे तो होते हैं, तब कहते हैं कि आप कौन हैं, क्या आप इस अलमारी के अंदर में बंद हैं? तब लड़की कहती है कि हाँ, मैं इसी अलमारी के अंदर में काफ़ी दिनों से बंद हूँ, आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, आप मुझे बाहर निकाल दीजिए। लाइट जलाते हैं, जैसे ही लाइट जलाते हैं वो आवाज़ खामोश हो जाती है। तब कहते हैं कि देखिए, आप हैं कौन? आप इंसान हैं या कोई प्रेतात्मा? बिल्कुल खामोशी छाई रहती है लाइट जलाने के बाद में। तब हेमंत कहते हैं कि देखिए, मैं अंधेरे में तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आपको उजाले में ही बात करनी पड़ेगी, मैं लाइट नहीं बंद करूंगा, आप बताइए अपने बारे में। तब मैं सोचूंगा कि दरवाज़ा खोलना है कि नहीं खोलना है। तब लड़की के फिर से सिसकने की आवाज़ पहली बार लाइट जलाने के बाद में आती है। कहती है, मैं इसी अलमारी में बंद हूँ और मैं एक प्रेत आत्मा हूँ, लेकिन मैं बुरी नहीं हूँ, मैं एक अच्छी प्रेत आत्मा हूँ, आप मुझे इस अलमारी से बाहर निकाल दीजिए। हेमंत जब सुनते हैं ना कि वो एक अच्छी प्रेत आत्मा है, तब भी डर जाते हैं। कहते हैं, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप एक अच्छी प्रेत आत्मा हैं, मैं कैसे मानूं? तब लड़की फिर रोने लगती है, सिसकने लगती है, आपको मानना ही पड़ेगा, मैं एक अच्छी प्रेतात्मा हूँ, तभी तो इस अलमारी के अंदर बंद हूँ। अगर मैं बुरी होती तो मेरे लिए अलमारी क्या मायने रखती है? मैं तो कहीं भी आ सकती हूँ, जा सकती हूँ, लेकिन मैं इस अलमारी के बंधन में बंधी हुई हूँ। मैं एक तरह से फंस चुकी हूँ इस अलमारी के अंदर में। मेरी शक्ति इस टाइम में काम नहीं कर रही है। अगर आप मुझे आज़ाद कर देंगे, इस अलमारी को खोल देंगे, तब मैं बाहर निकल जाऊंगी। इसके बाद जो मेरी शक्ति है ना, वो भी लौट आएगी। मैं आपकी बहुत मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी निराश नहीं करूंगी, लेकिन बदले में मुझे आज़ादी चाहिए। हेमंत बिल्कुल पसीने पसीने हो चुके थे, डर चुके थे, लेकिन वो लड़की जो अपने आप को प्रेतात्मा बोल रही थी, वो कह रही थी कि मैं कोई बुरी प्रेतात्मा नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ। लेकिन हिम्मत अब एक तरह से जुटा नहीं पा रहे थे। हेमंत जी, हिम्मत उनका टूट चुका था। पहली बार किसी प्रेतात्मा से आमना सामना हो रहा था, और वो भी उनके घर में अलमारी के अंदर में बंद थी, और वो गुहार कर रही थी कि आप मुझे इस अलमारी से निकाल दीजिए। लेकिन इतनी आसानी से हेमंत जी ये काम करने वाले नहीं थे, डरे हुए थे। बार बार मन में जिज्ञासा उठ रही हो रही थी कि आखिर इस अलमारी में कैसे आ गए, लेकिन कड़ी जोड़ रहे थे। ये बूढ़ी औरत जो आकर के दरवाजे पर ठक ठक करती थी, कहती थी कि मेरी बेटी इस घर के अंदर में है, मेरी बेटी इस घर में है, क्या उसी की ये बेटी है, प्रेतात्मा है क्या?
अब डरे हुए तो थे, लेकिन अब जिज्ञासा जो अब उनके मन में जगी थी, अब उससे पूछने लगती है। कहते हैं कि जो औरत दरवाजे पर आकर के कई रोज से रात को 12 बजते ही आकर के ठक ठक करती है, मुझे परेशान करती हैं, क्या आपकी रियल में माँ है? वो जो प्रेतात्मा अलमारी के अंदर में है, अब कहती नहीं नहीं नहीं, वो मेरी माँ नहीं है, वो तो डायन है, वो तो डायन है। उसी की वजह से तो मैं आज इस घर में, इस अलमारी में बंद हूँ। उसको घर के अंदर नहीं आने देना। अब जो हेमंत जी थे ना, और डर गए। मतलब वो जो बूढ़ी औरत आती थी, वो कोई डायन है, मतलब वो भी एक अब ऐसी ही शक्ति है। खौफ में भर जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि अब करे तो क्या करे। लड़की कहती कि आप मुझे आज़ाद कर दीजिए, इस अलमारी को खोल दीजिए ताकि मैं बाहर निकल सकूं, और मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं आपको परेशान तो बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं ऐसी शक्ति हूं कि मैं किसी को परेशान नहीं करती हूं। मैं आपके साथ कुछ भला भी करूंगी, लेकिन बुरा नहीं करूंगी। लेकिन हेमंत जी इतनी आसानी से खुलने वाले नहीं थे। कई तरह का सवाल पूछते हैं कि तुम अलमारी के अंदर में कैसे आ गई? आखिर तुम्हें इस अलमारी के अंदर में मकान मालिक ने कैद कर रखा है? तब कहती कि नहीं, मकान मालिक नहीं, इस घर में जो पहले रहा करता था, एक 40 साल का अब वह इंसान था, और वो एक तांत्रिक था, लेकिन तांत्रिक की तरह अपने आप को दिखाता नहीं था। उसके परिवार भी था और परिवार के साथ में रहता था। मुझे एक्चुअल में वो जो डाइन है ना, जो आके दरवाजे पर आवाज़ लगाती है, उसी से अब मुझे लिया था। उसको कुछ लालच दिया और उसके साथ में ना जाने कैसी डील किया था। वो डायन मुझे पकड़ रखी थी। मैं डायन के चंगुल में काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी। उसी के इशारे पर मुझे रहना पड़ता था, उसकी हर बात को मानना पड़ता था। वो डायन मुझे इस घर में भेज देती है कि जाओ कुछ दिन यहाँ पर रहो। और वो जो तांत्रिक है, मेरे साथ में बहुत कुछ करता था, कई बुरे काम करवाने की कोशिश करता था। जब मैं मना कर देती थी, आज मुझ पर टॉर्चर करता था अपने तंत्र मंत्र के द्वारा। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन वो रहम नहीं खाता था। मुझे वो काम मजबूरी में करना पड़ता था, जिस काम को मैं करना नहीं चाहती थी। बताते बताते प्रेतात्मा लड़की रोने लगती है। थोड़ा बहुत अब कहानी साफ हो चुकी थी। हेमंत को लगने लगा कि जो ये बोल रही है, इसमें तो सच्चाई अब दिखाई दे रही है। क्योंकि ये जो अलमारी है, मैं जब से इस घर में आया हूँ, तभी से मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ लाल रंग का निशान लगा हुआ है। मतलब ये जो कुछ भी है, तंत्र मंत्र किया हुआ है। तभी ये प्रेतात्मा इसके अंदर में कैद है। तब कहते हैं कि ठीक है, इस बारे में मैं सोचूंगा, कल मैं सुबह कोई ना कोई डिसीजन लूँगा। जाने को होते हैं मन जी, तभी प्रेतात्मा चिल्लाती है कि रुकिए रुकिए, जाइएगा नहीं, आज अमावस की रात है। अगर ये रात निकल गई ना, तो मुझे पूरा 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। तब मैं अब एक तरह से आपसे फिर रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप मुझे इसी वक्त में निकाल दीजिए। देखिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, बस ये दरवाजे को तोड़ दीजिए, ये लॉक टूट जाएगा और मैं इस अलमारी से बाहर निकल जाऊँगी। हेमंत जी बहुत सोच विचारे, लेकिन वो जो लड़की थी मन में लालच भी देने लगी, और उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी, और उसकी आवाज़ में कुछ जादू भी था, जो हेमंत जी फंस चुके थे। ना चाहते हुए भी दरवाज़ा तो तोड़ना नहीं चाहते थे, ना खोलना चाहते थे, लेकिन उसकी बातों में आ जाते हैं, जैसे उस लड़की ने उस रात उन पर कोई मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल किया हो, कोई जादू किया हो, और वो जादू में फंस चुके थे। और अब क्या था, वो कोई सामान लेके आते हैं उनके घर में और उस अलमारी को तोड़ देते हैं। जैसे ही अलमारी खोलते हैं ना, आत्मा तो नहीं, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उस अलमारी से बाहर निकलता है, और वो झोंका पूरा कमरे में राउंड राउंड घूमने लगता है। अब ये सब देख करके हेमंत जी डर जाते हैं। इतना सब देखने के बाद हेमंत जी बहुत डर जाते हैं। क्या मैंने कोई बुरी शक्ति को आजाद तो नहीं करवा दिया? पसीने से नहा जाते हैं, लेकिन जो घर में बवंडर उठ रहा था और ठंडी हवा का झोंका, अब वो शांत हो जाता है। और जब अपनी आंखें झपका के दोबारा खोलते हैं, तो देखते हैं
एक 22 से 25 साल की लड़की दीवार के पास में खड़ी है और लगातार हेमंत जी की तरफ देख रही है। बड़ी बड़ी आंखों वाली, बड़े बड़े बाल उसका, सफ़ेद रंग का कपड़ा और उस पर ड्रेस भी अच्छा लग रहा है। दीवार से चिपकी खड़ी है। जब देखते हैं हेमंत जी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। उनको लगता है कि ये प्रेतात्मा तो हो ही नहीं सकती। ये तो हाड़ मांस की बनी हुई कोई इंसानी लड़की है। ये प्रेतात्मा नहीं हो सकती। लेकिन अभी उनकी आवाज़ एक तरह से बंद थी। वो अभी फर्क नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये इंसान है या फिर प्रेतात्मा। तभी वो लड़की कहती है, दीवार पर जो चिपकी हुई थी, दीवार पर टेक लगा करके कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आज़ाद करने के लिए। मैं तो काफ़ी दिन से इसी अलमारी के अंदर में बंद थी। आपने आज ये काम कर दिया, मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपको, आप एक तरह से समझ लीजिए, मैं भी आपके साथ में ऐसा कुछ काम करूंगी ताकि आपको भी खुशी मिले। आपने मुझे खुशी ला दिया है तो मैं भी आपके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करूंगी। हेमंत जी तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन जब लड़की उनके पास में आती है और कहती है, आप मुझसे डरिए मत, मैं ऐसी कोई बुरी शक्ति नहीं हूँ जो किसी के नुकसान पहुँचा सकती। मुझे तो इस्तेमाल किया गया। मुझे कई तांत्रिकों ने, उस डायन ने मेरे साथ में इस्तेमाल किया है। मैं बुरी नहीं थी, वो लोग मुझे बुरी बनाना चाहते थे, लेकिन मैं बुरी बनी नहीं। हाँ, मुझे वो काम करना पड़ा मजबूरी में। मुझे टॉर्चर किया जाता था। हेमंत जी अब इतनी लड़की करीब आ गई थी। वो देख रहे थे कि वाकई में तो हाड़ मांस की बनी हुई लड़की है। कहते हैं, मैं आपको क्या महसूस कर सकता हूँ, छू सकता हूँ? तब वो लड़की कहती कि हाँ, अब मुझ में वो शक्ति आ गई है कि ताकि मैं आपको महसूस भी करा सकूं। आपके पास में आके खड़ी हो सकती हूँ, आपको नज़र भी आ रही हूँ। वो शक्ति मेरी अब लौट चुकी है। खुद ही लड़की अपना हाथ कहती है, आप मेरा हाथ टच करके देखिए, मैं आपको ज़रूर महसूस होंगी। वैसा ही करते हैं हेमंत जी। तब उनको लगता है कि लड़की बिल्कुल सच बोल रही है। पूछते हैं कि आप कौन हैं, कैसे आप प्रेतात्मा बनी? तब लड़की कहती है, बहुत लंबी कहानी है और ज़्यादातर तो मैं भूल चुकी हूँ। मुझे पूरी कहानी याद भी नहीं है। छोड़िए इन बातों को। अब मैं आपको बहुत परेशान किया, अब जा कर के आप आराम कीजिए। अब मैं भी बहुत दिन से अलमारी के अंदर बंद थी। आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए। मुझे एक अब रहने के लिए कोई अब जगह दे दीजिए ताकि मैं उस जगह पर आराम से रात बिता सकूं। अब तो 3 कमरे थे। एक में वो अलमारी था, उसमें कोई फर्नीचर वगैरह नहीं था। हाँ, जिस कमरे में रहते थे अब उसमें अब उनका एक तख्त भी था जो साथ में लेके आए थे, और एक तख्त भी और भी लगा हुआ था। उसका वो इस्तेमाल नहीं करते थे। अब कहने लगे कि देखो, मेरे पास में तो और कोई जगह नहीं है, मेरे कमरे में अंदर में एक खाली तख्त पड़ा है। आप चाहो अब उसको आप इस्तेमाल कर सकती हो। मेरे पास में दरी बिछौना नहीं है, आज के लिए तो इतना ही है, आप देख लो। लड़की मान जाती है कि कोई बात नहीं, मैं जैसे भी हूँ एडजस्ट कर लूँगी। उन्हीं के साथ कमरे में आती है और उसी तख्त पर लेट जाती है और फिर कहती है हेमंत जी के कि आप मेरे बारे में कभी बुरा मत सोचना। मैं अब देख रही हूँ, समझ रही हूँ कि आप भी डर रहे हैं मुझसे। मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं करूँगी। और हाँ, एक बात, वो डायन जब भी आए ना, आप दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि वो शक्ति अब ख़त्म हो चुकी है। जिसकी डर से वो डायन दरवाजे के अंदर नहीं आती थी, चौखट के अंदर नहीं आती थी, वो शक्ति अब ख़त्म हो गई है। लेकिन आप अगर दरवाज़ा खोल देंगे और उससे कहेंगे कि तुम अंदर आके देख लो, तो उसको साहस मिल जाएगी, उसको शक्ति भी मिल जाएगी और वो मुझे पकड़ करके फिर ले जाएगी। ऐसी गलती मेरे साथ में मत कीजिएगा। बहुत को समझाती है और हिम्मत बहुत को समझते हैं। आखिरकार डरे हुए रहते हैं, कब उनको नींद आ जाती है अब उनको पता ही नहीं चलता है। जब उनकी आँख खुलती है ना, तो सुबह हो चुकी होती है। अपने बगल में जो तख्त बिछा हुआ जिस पर रात में लड़की लेटी थी, अब वो नज़र नहीं आ रही। अब उसको आवाज़ देते हैं कि तुम यहाँ पर हो क्या, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। उनको लगा कि शायद अब वो लड़की तो आज़ाद हो चुकी है, अब हमारे घर में किस लिए रहेगी। चलो अच्छा हुआ, अब इससे मेरे को छुटकारा मिला। वो भी चैन की सांस लेते हैं कि अब आज के बाद में ना तो वो बूढ़ी औरत आकर के दरवाज़ा खटखटाएगी और ना ही अलमारी के अंदर से कोई आवाज़ आएगी।
और रात जो थी, पिछली रात जो बीत चुकी थी, वाकई में अमावस की रात थी। वो भी अब समझ चुके थे। अब क्या, तैयार होना, अपना ऑफिस के लिए जाना। लेकिन ये बात अपने दोस्तों से किसी से नहीं शेयर करते। उनको लगता है कि मैं ये बात किसी को बताऊंगा ना तो सब मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि तू पुराने जमाने का सोच वाला है। अरे भूत प्रेत कहाँ होता है। मजाक के डर से अपने दोस्तों से बात शेयर नहीं करते। शाम को लौटते हैं, लेकिन आज लेट हो जाता है। रात को लगभग 10 बजे के ऊपर का टाइम हो जाता है। अब जल्दी जल्दी में थे तो खाना भी सही ढंग से नहीं खा पाए थे। खाना पैक करवा लिए थे और आज मूड उखड़ा भी था, डरे हुए भी थे रात भर। तो सोचे कि आज चल कर के अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे, ड्रिंक करेंगे, खाना का आनंद लेंगे। अब तो हमारे घर में ऐसी कोई बात है नहीं, जो भी थी वो तो चली गई होगी। अब हमारे घर में कोई परेशान करने वाला नहीं आएगा। इत्मीनान से आते हैं। अब फ्रेश होने के बाद अब उसी तख्त पर बैठ करके अपना ड्रिंक करने लगते हैं। खाना जो ले आए थे खाने लगते हैं। रात का 11 बज चुका था और थोड़ा सा खाना भी बाकी रह गया था, थोड़ा सा ड्रिंक अभी बाकी रह गया था। अचानक वही मधुर आवाज़ सुनाई देती है, मुझे नहीं पूछोगे आप, मैं भी बहुत भूखी हूँ। जब आवाज़ की तरफ देखते हैं तो उसी तख्त पर लड़की आलती पालती मारे हुए बैठी हुई है। वैसे ही सब कुछ जो पिछली रात में देखे थे, वैसे ही मुस्कुराता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें। एक पल तो डर ही चुके थे और कहने लगे, आप अभी तक यहीं इसी कमरे में हैं, आप गई नहीं, मैंने तो आपको आज़ाद कर दिया था, अब आप यहाँ से निकल जाइए। तब वो लड़की कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँ, बाहर जाते कोई न कोई मुझे पकड़ लेगा। सबसे पहले तो वो डायन है, बूढ़ी डायन, वो मुझे पकड़ना चाहती है, वो बाहर घात लगा के बैठी है। तो मैं निकलूं कैसे? जैसे निकलूंगा किसी न किसी के पकड़ में आ जाऊंगा। लड़की बताती है, मैं इस घर से जाना नहीं चाहती हूँ जब तक रास्ता क्लियर ना मिले। मैं इसी घर में रह कर के इंतजार करूंगी और जब लगेगा कि हाँ रास्ता साफ है और तब मैं इस घर से बाहर निकल जाऊंगी। आपको परेशान बिल्कुल नहीं करूंगी। जब सुनते हैं ना हेमंत जी, तब कहते हैं कि इसमें कितना वक्त लगेगा। और तब लड़की कहती है कि मैं इस बारे में तो कुछ ठोस नहीं बता सकती, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि इस घर से मैं जितना जल्दी निकल सकूँ, बस रास्ता क्लियर होने का देर है। जब वो बूढ़ी डायन हमारे रास्ते से हट जाएगी और कुछ और शक्तियाँ भी हैं जो मुझे पाना चाहती है, और इसीलिए मैं डरी हुई हूँ, बाहर जाना नहीं चाहती। मुझे इस घर में सुरक्षा मिलता है। अभी जो तांत्रिक वो जो शक्ति करके गया था, सिर्फ उसका शक्ति सिर्फ वो अलमारी वाला टूटा है। ऐसा अभी इस घर में शक्ति है जो कोई भी अब ऐसी बुरी शक्ति इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसीलिए मैं अभी तक इस घर में सुरक्षित हूँ, मैं इस घर में सेफ हूँ। हेमंत जी अब उसको बड़े ध्यान से देखने लगे, कहने लगे, ठीक है आ जाओ, मैं ये भोजन अब इतना बचा हुआ है, वैसे तो मैं किसी को जूठा नहीं देता हूँ और तुम्हें भी नहीं खाना चाहिए। तब लड़की कहती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी, मुझे भूख लगी है, मुझे वो ड्रिंक भी चाहिए। अब तो इतना तो जानते थे हेमंत जी कि जो आत्माएं होती हैं वो किसी चीज़ का परहेज नहीं करती हैं। मीठा भी खाती हैं, ड्रिंक भी करती हैं और नॉन वेज भी खाती हैं। इतना तो खुद जानते थे, गांव के रहने वाले थे। और उनके जो कई दोस्त थे जो भूत प्रेत के बारे में चर्चा करते रहते थे, तो थोड़ा बहुत उनको ज्ञान भी था। कहते हैं, ठीक है, मैं आपको वहीं ला करके भोजन दे देता हूँ। अपना आगे का प्लेट उठाते हैं, ड्रिंक का गिलास बोतल सब कुछ उसी तख्त पर दे देते हैं कि आप इसको अब भोजन कर लीजिए। जाते हैं, हाथ पैर साफ करके अब फिर आ जाते हैं और कहते हैं कि आप भोजन करके अब मैं तो अब सो रहा हूँ, लेकिन देखिए मुझे इस घर में कुछ होना नहीं चाहिए, मैं आपकी वजह से कहीं परेशान ना हो जाऊँ। वो जो बूढ़ी हैं कहीं मेरे ऊपर में खतरा तो नहीं बनेगी। और तब लड़की कहती कि नहीं, आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो मुझे पकड़ना चाहती है, उसकी दुश्मनी मेरे से है और मैं अब उसके हाथ नहीं आने वाली। अब इसके बाद हेमंत जी अपने बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन बड़े देर के बाद में उनको नींद आती है। अब यही सब बात सोचने लगते हैं कि क्या मैं मकान मालिक को बताऊं, क्या अपने दोस्तों से बताऊं कि ऐसे ऐसे उस घर में चल रहा है। सोचते हैं कि सुबह में चल के मैं मकान मालिक से बात करूंगा।
आज जब सुबह होता है तो लड़की नज़र नहीं आती है। ना जाने सुबह होते ही लड़की गायब हो जाती है। सुबह जब मकान मालिक के घर पहुंचते हैं, उस लड़की के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लगता है कि जैसे कोई शक्ति है बोलने से मना कर रही है, जैसे बार बार उनका मुंह बंद कर रही हो। मकान मालिक पूछ रहा है कि अब वो बूढ़ी औरत तुम्हारे घर पर परेशान तो नहीं करती है। तब ये तो बोलना चाहते थे कि उससे ज़्यादा परेशानी मेरी बढ़ चुकी है, लेकिन कोई शक्ति थी अब उनको बोलने से मना कर देती है। कहते हैं जो शक्ति बुलवा रही है, नहीं अब सब कुछ ठीक है, वो बूढ़ी जो है अब नहीं आती है। लेकिन ये कुछ बात और बोलना चाहते थे, लेकिन उनसे बुलवाया गया था, जैसे उनके अंदर में कोई समा गया हो और वही शब्द मुंह से निकाल रहा हो। मकान मालिक कहता है कि अच्छी बात है, तुम्हें लेट भी हो रहेगी, मुझे भी कहीं निकलना है, तो तुम निकलो और मैं भी निकल रहा हूँ। मतलब अब उनको मौका ही नहीं मिला कि अपनी बात सही ढंग से मकान मालिक के सामने रख दे। आखिर मुझे हुआ क्या? हेमंत जी खुद सोचने लगते हैं। मैं तो उस लड़की के बारे में बताने आया था, उस बूढ़ी औरत के बारे में बताने आया था कि वो पागल नहीं, वो एक डायन है। लेकिन मैं ये क्या, मैं तो कुछ अलग बोल दिया। अब उनको महसूस होने लगता है कि वो लड़की उनके साथ में है, अभी भी उनके साथ में है, पीछा कर रही है। अब वो नहीं चाहती है कि मैं ये बात किसी को बताऊं। डर तो जाते हैं, लेकिन दिन का माहौल होता है, अब फिर अपने काम पर आ जाते हैं। अपने दोस्तों से ये बात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही हाल होता है। वो लड़की उस टाइम उनका मुंह को दबा देती है, जो शब्द वो चाहती है वही बुलवाती है, और वहाँ पर भी ये फेल हो जाते हैं, अपने दोस्तों को कुछ बता नहीं पाते। तब उनको और भयभीत होना पड़ता है कि ये शक्ति है, और ये अपने आप को अब कहती है कि मैं अच्छी शक्ति हूँ, तो ये मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। आज रात को मैं इससे बात करूँगा। रात को जब आते हैं ना, तब वो लड़की नज़र आती है। आप पूछते हैं कि तुमने मेरे मुंह से अलग अलग शब्द निकलवाया, मकान मालिक के घर में गया था, बता दूं, लेकिन तुमने वहाँ बोलने में नहीं दिया। मेरे दोस्तों के सामने मैं कुछ और बोलना चाहता था, तुमने कुछ और बुलवा दिया। ये तुम्हारा कारनामा है ना, मैं समझ गया था। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहती है, हाँ मैं ही आपके साथ में थी, मुझे इस घर में कुछ दिन और गुजारना है, जब तक रास्ता क्लियर नहीं मिल जाएगा मैं इस घर में रहना चाहती हूँ। अगर आप मकान मालिक को बुला देंगे तो मेरे लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी ना। मकान मालिक डर जाएगा, फिर पंडित को बुलाएगा, तांत्रिक को बुलाएगा, और फिर जीना मेरा दुभर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रोक रही थी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके साथ में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं आपका नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मुझे जब लग जाएगा कि रास्ता क्लियर है तो मैं इस घर से चुपचाप निकल जाऊँगी, आप मुझसे मत डरिए। लेकिन अब जो हेमंत थे, अब वो तो समझ गए थे कि मैं इस घर में आकर के फंस चुका हूँ। अब ये प्रेतात्मा मेरा साथ जहाँ जाता हूँ मेरे साथ में रहती है। अब मैं जो बोलता हूँ उसको सुनती है। अगर मैं उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मुंह में शब्द कुछ और डाल देती है। डर गए थे, और तब कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में किसी से नहीं बताऊंगा, लेकिन सच बताओ कि तुम मेरे साथ में कोई बुरा तो नहीं करोगी। तब वो कहने लगे कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ में कभी बुरा नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ में अच्छा ही कर सकती हूँ। देखना, मैं जब जाऊँगी ना तो तुम्हें एक गिफ्ट दे के जाऊँगी, तुम भी मुझे याद रखना। खैर, हेमंत जी गिफ्ट के चक्कर में तो नहीं, लेकिन जल्द से जल्द चाह रहे थे कि कैसे भी प्रेतात्मा इस घर से निकल जाए। अगर ये कुछ दिन तक नहीं जाएगी तो मुझे मजबूरन इस घर को छोड़ना पड़ेगा। मैं एक प्रेतात्मा लड़की के साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रह नहीं सकता, मुझसे अब रहा नहीं जाएगा। आज सब कुछ उनकी मन की बातें वो प्रेतात्मा जैसे पढ़ लेती थी। जैसे ही रात होती है और सो जाते हैं, अब उनके बगल में आके लेट जाती है, उनके बालों से खेलने लगती है। आँख खोलते हैं हेमंत जी, जब देखते हैं कि लड़की उनके बगल में है तो डांटते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अपने बिस्तर पर जाओ। लेकिन अब वो लड़की उनके बिस्तर से हटती नहीं है, प्यार करने लगती है। आखिरकार वो भी जवान थे, उनका भी मन में अरमान था, अरमान को जगाती है। अब एक तरह से प्यार का गोते लगाने लगती है। सुबह होती है ना, तब उनको पछतावा होता है। हेमंत जी कहती हैं, मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने गलत काम कर दिया, ऐसा मुझे इसके साथ में करना नहीं चाहिए था।
ये तो अब मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जैसे उनके दोस्तों से सुना था, एक छोटी सी कहानी मैं इसके बीच में बता रहा हूँ। हेमंत जी बताते हैं कि मेरे दोस्त के साथ में ऐसी घटना घटी थी। ऐसी ही एक प्रेतनी थी, या उसको अच्छी आत्मा बोल सकते हैं। एक दोस्त के साथ में अब प्यार हो चुका था, अनजाने में। वो जो दोस्त था वो जानता नहीं था कि जिस लड़की से मैं प्यार कर रहा हूँ वो कोई प्रेत आत्मा है। लेकिन जब उससे दोस्ती हो जाती है तब वो लड़की अब अपने आप को जो सच होता है ना वही बताती है। कहती है कि देखो, प्रेम तो करो मेरे से, लेकिन मैं प्रेम करने से पहले तुम्हें बता देती हूँ कि मैं जीती जागती लड़की नहीं हूँ, मैं एक प्रेतात्मा हूँ। अब जो दोस्त होता है उसको विश्वास नहीं होता है। वो कहता है कि ना, मैं कैसे मानूंगा, तुम हाड़ मांस की बनी हुई हो। लेकिन लड़की उनको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ। लेकिन उसके आंखों पर तो जैसे कुछ और चल रहा था, अपने होश में नहीं था, प्यार में इतना अंधा हो चुका था। वो लड़की बोलती रह गई, लेकिन वो दोस्त मानता नहीं है। आखिरकार उससे प्यार करने लगता है। जब प्यार खत्म हो जाता है तब उसको पता लगता है कि लड़की तो प्रेतात्मा बोल रही थी। तब कहता है कि अगर तुम प्रेतात्मा है तो साबित करके दिखाओ। प्रेतात्मा वहाँ से गायब हो जाती है। तब लड़के को लगता है कि अरे, ये तो वास्तव में लड़की है, प्रेतात्मा है, अब मैं क्या करूँ। तब वो लड़का डर जाता है, कहता है कि आप मेरे से दूर हो जाओ, मैं आपसे प्यार करता था, मैं तो एक इंसान समझ करके, मुझे नहीं मालूम था कि तुम एक प्रेतात्मा हो। तब लड़की कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पहले ही समझा रही थी, प्रेम करने से पहले बोल रही थी कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ, सोच समझ कर मेरे से प्रेम करना। अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकती, तुमने मेरे साथ में प्रेम किया। और उसके बाद वो प्रेतात्मा लड़की उसी लड़के के साथ फंसी रही बहुत दिनों तक। उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। उसका शादी होने वाला था, शादी नहीं होने दे रही थी। ये बात अपने परिवार में जब लड़का बताता है तब जाके तांत्रिक वगैरह के दिखाया जाता है। लेकिन बहुत मुश्किल टाइम गुजरता है इसमें। और वो जो प्रेतात्मा है फिर लड़के को परेशान करने लगती है कि तुम शादी नहीं करोगे, अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। बड़ी मुश्किल से बड़े बड़े तांत्रिक लगते हैं और तब जाकर के वो प्रेतात्मा अलग हो पाती है। अब हेमंत यही सोचने लगते हैं कि मैं भी इससे प्रेम कर लिया, ये तो अब मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। डर चुके थे। प्रेतात्मा से कहते हैं कि अब देखो, क्या तुम मेरे साथ में अब ऐसा ही करोगे, क्या तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तब प्रेतात्मा कहती कि नहीं नहीं, मैं तो रास्ता क्लियर होने के इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही मुझे रास्ता क्लियर मिलेगा मैं इस घर के छोड़ के चली जाऊँगी। एक बार चली गई ना तो मैं दोबारा इस घर में कभी नहीं आऊँगी। आज जाते जाते मैं तुम्हें एक उपहार दे के जाऊँगी ताकि तुम मुझे याद रख सको। तुमने मेरी मदद की ना, मुझे मुक्ति किया उस अलमारी से जो मैं काफ़ी दिनों से उसमें बंद थी, और मैं बदले में कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन मैं जाते जाते दूंगी। अब एक तरह से हेमंत जी थोड़ा खौफ में रहते थे, काम पर जाते थे, और आप तो किसी से बताने की कोशिश भी नहीं करते थे कि उनके साथ में क्या चल रहा है। उनको मालूम होता था कि वो प्रेतात्मा उन्हीं के साथ में है। अगर वो बोलेंगे तो सब तो अब उस लड़की का होगा, जबान इनकी होगी, लेकिन शब्द उनके मुंह में वही डालेगी जो वो बुलवाना चाहती है। एक तरह से समझ चुके थे पूरी बात को। पूरा 3 महीना तक उसी लड़की के साथ उसी कमरे में रहते हैं और प्रेम भी होता था। अब वो लड़की जबरदस्ती उनके पास में आ जाती थी। वो प्रेम भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वही अब ज़्यादा जोर मारती थी। हाँ, जो हेमंत जी थे थोड़ा डरे रहते थे कि कहीं वही जैसे मैंने कहानी सुना था, कहीं मेरे साथ में तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब 3 महीना बीत जाता है ना, तब एक रात को वो सो रहे होते हैं, उनके बगल में प्रेतात्मा लड़की सो रही होती है। उनको उठाती है, आंखें खोल देती है, और तब पूछते हैं कि अब क्या, अब तो हम प्रेम कर चुके हैं, अब क्या चाहिए तुम्हें। और तब लड़की कहती है कि मैं जा रही हूँ, अब रास्ता क्लियर है। अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता हेमंत जी को। अरे, ये सचमुच जा रही है। उठ के बैठ जाते हैं और लड़की कहती है कि हाँ, मैं अब जा रही हूँ, अब मैं तुम्हारा इस घर में कभी नहीं आऊँगी। आज मुझे रास्ता क्लियर मिल गया है, अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर मैं इस वक्त से जरा से भी देर हो गई तो मैं इस घर में फंसी रह जाऊँगी। और तुम मुझसे डरती हो ना,
मुझसे प्यार भी करते हो, अब मुझसे डरते भी हो। अब मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, अब मैं निकल रही हूँ। उसके हाथ में एक पुराना थैला नजर आता है। थैला पकड़ा देती है हेमंत जी को। कहती है इसमें कुछ आभूषण है, सोने के हैं, खाली सोने का है। ये भी मेरे ही हैं, किसी और के नहीं हैं। अब इनको तुम अपने काम में लेना। वो तुम शादी करना तो अपने पत्नी को देना, मेरी तरफ से उपहार समझ करके। इसके बाद कुछ भी अब बोलना चाहते थे हेमंत जी, और उससे पहले वही ठंडी हवा का झोंका वो लड़की बन जाती है। एक दो बार उस राउंड मारती है कमरे में, अब फिर वो ठंडी का हवा का झोंका न जाने कहाँ गायब हो जाता है। हेमंत जी अपने हाथ में थैला पकड़े हुए हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये वास्तव में हो चुका है या मेरे साथ में कुछ खेल खेल रही है। लेकिन जब काफ़ी देर हो जाता है तब एहसास करते हैं कि हाँ, लड़की तो नहीं दिख रही है, शायद अपना वादा पूरा किया। लेकिन इसमें क्या है, थैले में क्या है? थैला कहते हैं, खोलते हैं ना, तो जैसा लड़की ने बोला था उसमें कुछ लेडीज का ज्वेलरी था, बिल्कुल खाली सोने का था और कीमती भी था। और उस लड़की ने कहा था कि जब तुम्हारी शादी हो ना तो अपने पत्नी को ये मेरी तरफ से उपहार दे देना। तब जाकर के हेमंत जी को एहसास होता है कि वास्तव में वो एक अच्छी प्रेतात्मा थी। मैं तो खाम खा उसे डरता था, मैं तो खाम खा डरता था उससे। अब एक तरह से अफसोस करने लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं बहुत बड़ी अब गलती कर बैठा हूँ। अगर मैं चाहता तो बहुत कुछ इस लड़की से पा सकता था। मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना कि मैं डर चुका हूँ। लेकिन जो भी उपहार दिया था वो बहुत ही कीमती था। लेकिन उस उपहार को उन्होंने बेचा नहीं, जैसा उस आत्मा ने कहा था, अपने शादी के लिए रखे थे। आज वाकई में जब उनकी शादी होती है ना, तो उस उपहार को अपनी पत्नी को भेंट कर देते हैं। जब पत्नी पूछती है ये अलग से क्यों, उपहार तो आपने बहुत मुझे दे रखा है, ये क्या है? तब कहते हैं कि तुम इस उपहार को स्वीकार कर लो। एक मेरे बेस्ट फ्रेंड थी और उसी ने दिया था कि जब तुम्हारी शादी हो जाए ना, तब अपने पत्नी को मेरी तरफ से गिफ्ट कर देना। अब इसके बाद उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो पल उनको याद आ जाता है जब उस घर में एक साथ ही रहते थे, लेकिन डरे रहते थे। उसके जाने के बाद में अब एहसास होता है कि वो मेरे लिए कितनी कीमती थी। तभी तो उसके पीछे वो डायन भी पड़ी हुई थी। कई तांत्रिक शक्तियाँ उसको पकड़ने के लिए बेचैन थी। लेकिन उसका महत्व हेमंत जी समझ नहीं पाए। लेकिन अब पछताने अब लगे थे, लेकिन अब पछता के क्या होता है, अब मामला हाथ से निकल चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी हेमंत जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।